हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे भाई। संस्कार, छाया सोलंकी, हरिवंश, यश राठौर, शलिनी, आई एम फाइन। गुड इवनिंग अमन, जैकी। आ जाओ भाई, ज्वाइन करो जल्दी से। तब तक ये क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, जब तक आप लोग आते हैं। कल जैसा ही क्वेश्चन है, कल कर लिया था वैसे, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए एक बार और करते हैं। ठीक है भाई, दो एक जगह मिलते हैं और एक यहाँ मिलता है। ये किसके बीच में ग्राफ है? ये प्रकाश विद्युत धारा, ये प्लस V आरोपित वोल्टता, ये माइनस V, और इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो आपको और कुछ मुझे लगता है कोई दिखाने की आवश्यकता है नहीं, जो है जो भी है यही है, और आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको तुलना करनी है बच्चों इनकी आवृत्ति और तीव्रता पर। आवृत्ति और तीव्रता पर। अरे मनीषा, मुझे पता है इंडिया हो तो वो इंडियन ज़्यादा अच्छा लगता है ना मुझे, इसलिए। हेलो सर, मैं रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, ये सब दो इतने भैया इतने बड़ा मैसेज भेजा गए। 8-10 लाइन का मैसेज भेजोगे तो वो तो नीचे जाएगा ना अपने आप। कैसे लोग हो यार? ये सब बता दो, 2 नंबर 140 प्लस आ रहे हैं फिजिक्स में, क्या गायब? भाई यहाँ पे इतना बड़ा मत लिखो यार। हाँ, बढ़ सकते हैं बिल्कुल। एग्जाम के 1 महीने पहले तक भी चांसेस होता है कि आप गेम को आर पार कर पाओ, लेकिन ऐसे मत सोचना कि मैंने बोला तो एग्जाम के पहले ही करूंगा। करने में सब कुछ संभव है, लेकिन याद रखना वो करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। करने में सब कुछ संभव है दुनिया में, लेकिन वो करने वाले भी 2-4 ही होते करोड़ों में। इसलिए अपने आप को स्पेशल ना माने, अपन तो आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें, ये मान के कि टाइम पे कुछ नहीं होगा, बाकी होने वाला सब कुछ होता है। ठीक है ना? इसलिए अगर बस ये मान के चलो भैया अपन तो नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब अभी से ही मेहनत करनी है लगातार, और बस वही अपना जो सब कुछ है। अरे कोई आंसर तो बोलो भाई। ABC तीव्रता में संबंध बताओ, किसकी तीव्रता बराबर? IA बराबर IB बराबर IC, IA ग्रेटर देन इतना, A बराबर B ग्रेटर देन C। इंटेंसिटी देखो ध्यान से, A वाला ये, अच्छा A की ज्यादा है, B और C की तीव्रता कम है, तो मैं बोल सकता हूँ IA ग्रेटर देन IB बराबर IC। क्या तीव्रता में ये संबंध समझ में आ गया? A ऊपर जा रहा है, B और C इसमें जा रहे हैं, ऊपर वाले ज्यादा नीचे वाले कम, तो बहुत सिंपल है ये तो इंटेंसिटी तीव्रता होगी। और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में बताओ, फ्रीक्वेंसी में बताओ बच्चों, जो ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब A और B की फ्रीक्वेंसी बराबर है और वो ज्यादा है C से, तो म्यू A बराबर म्यू B, और ये ग्रेटर है म्यू C से। ये PYQ क्वेश्चन था एग्जैक्टली जो उन्होंने पूछा था। ठीक है, A बराबर भी ज्यादा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, ये तो आपको हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब आइंस्टाइन की PEE का जो एक्सप्लेनेशन था उसका मैथमेटिकल रूप अपन देखेंगे, गणितीय रूप देखेंगे बच्चों। एक्सप्लेनेशन ऑफ PEE बाय आइंस्टाइन, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, PEE का आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। गणितीय रूप। चलिए बच्चों ध्यान से देखना,
आइंस्टाइन ने जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस इसका गणितीय रूप नहीं पढ़ा था, आज इसको देखेंगे। मान लो ये पदार्थ है, ये धातु है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, कार्य फलन अपन जानते हैं कार्य फलन है। मान लो कोई फोटोन आया E बराबर एच म्यू का, उस ये फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन को यहां से। बताओ इलेक्ट्रॉन को यहां से सतह तक लाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है? मैं बोलता हूं फाई के बराबर खर्च होती है। फाई के बराबर एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में, फाई के बराबर एनर्जी खर्च होती है। इसके बाद जो एनर्जी बची, क्या वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के रूप में बच जाती है? मान लो उदाहरण के लिए 10 जूल का फोटोन आया था, 3 जूल खर्च हो गई, 3 जूल, तो बची कितनी? 7 जूल। क्या ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाएगी? बहुत सिंपल बात है, यस। ठीक है, तो अपन में संबंध क्या लिख सकते हैं? 10 बराबर 3 + 7, मतलब एच न्यू इक्वस टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या यही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? हाँ, यही के मैक्स है। उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है जो बची है, वही मैक्सिमम हो सकती है। तो ये संबंध हो गया भैया, एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसमें बच्चों और कितने रूप हो सकते हैं? फाई का मान क्या लिख सकते हैं अपन? एच म्यू नॉट दैलीय आवृत्ति, व के मैक्स का रूप क्या हो सकता है? बराबर, तो एक तो कल लिखा था अपन ने ई वी नॉट, निरोधी विभव के रूप में। ये वी नॉट क्या था? ये निरोधी विभव था, निरोधी विभव, एक तो इस रूप में देखा था। और क्या लिख सकते हैं? क्या इसे अपन कॉमन सेंस से हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? के मैक्स हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। वी कौन सा? मैक्स। वी कौन सा? मैक्स, अधिकतम स्पीड का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आई होप ये बात इजी है और सिंपल भी है। ठीक है, तो इनसे इसके कितने रूप बन सकते हैं उसको एक बार में लिख लेते हैं। याद तो यही होना चाहिए, तो मैं देखो क्या लिखता हूं इसके रूप, एच न्यू बराबर 5 प्लस के ई मैक्स। ठीक है, इसको एच न्यू को एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, या फिर अपन चलो एक एक करके लिखते हैं, या तो इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स, या इसे ऐसे लिखेंगे, या कभी इसको एच सी अपॉन लेमडा लिखेंगे तो इसे एच सी अपॉन लेमडा नॉट लिखेंगे प्लस के मैक्स लिखेंगे, ये भी हो सकता है। और करके के मैक्स के दो रूप हैं, जो दे वो लिख देंगे, या तो ई वी नॉट लिखो या हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, जैसी आवश्यकता है वैसा लिख देंगे, जैसी आवश्यकता है वैसा लिख देंगे। हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो क्या हम कर देंगे? हाँ, बस यही है जो भी है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसका खेल शुरू करते हैं, अपन खेल शुरू करते हैं भाई। इसका खेल शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फोटोन की आवृत्ति म्यू है, तो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की के मैक्स बराबर K1 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव में PWE में क्वेश्चन में देगा, बढ़िया, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। यदि आवृत्ति को दुगना कर दें,
यदि आवृत्ति को दुगना करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की केमैक्स कितनी होगी? अब ठीक है, चलिए राज बुंदेला और बाकी सब लोग पहले जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ऐसे होता तो क्या होता, वैसे होता तो क्या होता, अब ये तुम्हें ये नहीं आ रहा वैसे होता तो क्या होता, सब तुम कर लोगे। जो तुम सोच सकते हो ना ऐसे होता और वैसे होता, वो सब तुम कर लोगे, बस जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो ऐसा लगता है कि आंसर डबल आएगा, चलो देखते हैं यार, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, जबरदस्ती का दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये तो मुझे समझ में आ गया कि आवृत्ति को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सही। अब वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मैं फॉर्मूले से जाता हूं। एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स, ये फॉर्मूला था, 5 प्लस के मैक्स, समीकरण 1। आवृत्ति को दुगना किया तो अब बताओ क्या समीकरण लिखूं? अब लिखूं H इंटू 2 म्यू, अरे दुगना किया ना, बराबर पदार्थ जिस पर गिरा रहे हैं वो तो सेम है, चूंकि पदार्थ सेम है इसलिए 5 सेम रहेगा, प्लस, अच्छा अपन ऐसा लिखते हैं प्रॉपर थोड़ा तरीके से, ये तो जनरल समीकरण है, देखो करने का तरीका क्या होता है। अब हम लिखते हैं एच न्यू बराबर 5 को 5 लिख दिया, प्लस के मैक्स कितना है K1, समीकरण नंबर 1, और H इंटू 2 म्यू बराबर 5 तो सेम रहेगा, प्लस K कितना है, K निकालना है तो K मैक्स निकालना है, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर कितना आ गया है 2। चूंकि पदार्थ सेम है, पदार्थ सेम इसीलिए 5 सेम है, इसीलिए 5 सेम है। चलिए तो घटा दो इनमें से, 2 में से एक समीकरण नंबर 2 में से घटा दो समीकरण नंबर 1, तो 2h म्यू माइनस h म्यू, h म्यू बराबर 5 से 5 कट गया, ये k मैक्स माइनस K1, तो भैया इसकी जो k मैक्स होगी दूसरे वाले की वो बन जाएगी बच्चों K1 प्लस h म्यू, K1 प्लस h म्यू। ये दुगनी तो नहीं है डायरेक्टली, हाँ K1 से ज्यादा आई लेकिन दुगनी नहीं आई, दुगनी नहीं आई, ठीक है। देखो K1 प्लस h म्यू आती है, बढ़ता है, अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है। एक संबंध ऐसा अगर होता, मान लो इनमें संबंध ऐसा होता कि एच न्यू बराबर के मैक्स, अगर ऐसा होता तो मैं बोलता कि इसको दुगना कर दो तो ये भी दुगना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ही दुगना होता है। इसमें बीच में कुछ जुड़ उड़ गया तो डायरेक्ट डबल नहीं होता, हाँ बढ़ता है, ठीक है। चलिए मूर्खों ये मैंने घटाया है, 2 में से 1 घटा, 2h म्यू में से h म्यू घटाओगे तो क्या बचेगा, 2h न्यू से h न्यू घटाओगे तो h न्यू नहीं बचेगा क्या? अबे तुम्हें घटाना नहीं आता मूर्खों। 2h न्यू माइनस h न्यू बराबर h न्यू बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, और k मैक्स माइनस K1, गधों इतना भी नहीं आता कि तुम्हें अभी तक। 2 में से 1 को घटा नहीं सकते क्या तुम? h इंटू 2 म्यू, 2h म्यू में से h म्यू घटेगा तो h म्यू बचेगा, 5 में से 5 0, k मैक्स माइनस K1 तो k मैक्स माइनस K1 ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये K1 प्लस h न्यू, ये अपने पास आंसर आ गया, क्या कर लोगे? कर लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब दूसरा, हाँ दुगना नहीं हुआ एग्जैक्टली, हाँ बढ़ जाता है, हम तो मोटा मोटी बोल देते हैं कि हाँ ज्यादा होता है ना, अपन मोटा मोटी बोल देते हैं कि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, मोटा मोटी बोल देते हैं, एग्जैक्टली डबल नहीं है, वो थोड़ा सा कम है,
क्योंकि ये कांस्टेंट आता है, लेकिन बढ़ती तो है ना। आवृत्ति जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतने ज्यादा आपको उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, आने वाले फोटोन की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी तो पैदा होने वाली एनर्जी भी बढ़ेगी। अब एग्जैक्टली डबल नहीं होती, मोटा मोटे अपन बोल देते हैं कि हाँ दुगनी होगी, एग्जैक्टली तो नहीं होती हो। ठीक है, चलिए, तो आपका संबंध आया। अच्छा, अब एक प्रश्न ऐसा बोलता K1 दे देता, K2 दे देता, फाई नहीं देता तो क्या फाई, मतलब दो समीकरण बना के एक दूसरे में वैल्यू पुट करनी है। अगर जो बच्चा ये समझ गया उसके लिए तो ये टॉपिक अभी खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, एक से समीकरण दूसरे में मान रखना है, इसका उसमें, उसका इसमें, इसका उसमें, उसका उसमें, टाइम पास, और कुछ नहीं है, और कुछ भी टाइम पास नहीं है, सिर्फ इतना ही टाइम पास करना है इसमें, इससे उसमें, उससे उसमें मान रखना है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं बोलता हूं इसमें थोड़ा और बढ़ते, उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की के मैक्स इतनी है, वह चाल V1 है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माना चाल V2 है। समझो बच्चों, इस प्रश्न में मैंने कहा कि पहले वाला जो केस था जिसमें एनर्जी K1 थी उसमें चाल V1 मान लो, दूसरे केस में चाल V2 मान लो। अब मैं नया प्रश्न बना रहा हूं और वो है पिछले प्रश्न में V1 व V2 में संबंध बताइए, V1 V2 में संबंध बताइए। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, हमारे पास समीकरण जो है उसको लिख लेंगे भैया, एच न्यू बराबर 5 प्लस, अब बच्चों के मैक्स, ये समीकरण थी जनरल, इसको एक बार लिख लो, मन में लिख लो या ऐसे लिख लो, लेकिन आप तो लिख लो, आदत हो जाएगी अपनी। पहले लिखूंगा मैं एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स को आज में से लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम V1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरी h इंटू 2 म्यू बराबर 5 प्लस कितना, हाफ एम V2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से घटा दो समीकरण नंबर 1, 2 में से 1 को घटाओ तो 2h म्यू में से h म्यू घटाया तो कितना बचा, h म्यू। 5 में से 5 को घटाया तो 0, और ये कितना, हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर। बस इसमें से कुछ कॉमन ले लो, हाफ एम कॉमन ले लो, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों। चलो कॉमन ले लेता हूं मैं, हाफ एम कॉमन ले लिया, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, तो 2 उधर शिफ्ट कर 2h म्यू अपॉन m, ये लो, इससे आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों को शिफ्ट कर दिया, 2h न्यू अपॉन m बराबर V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये संबंध आ गया भैया, खत्म। देखो आपको दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा टाइम पास, बस छोटा छोटा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो जरूरत हो उस हिसाब से लिख दो। पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी तो के वो K1 लिखा, जरूरत पड़, अगर निरोधी विभव की बात होती तो मैं के को लिख देता EV0, सिंपल। चलिए ये अपन लिख देते हैं। तो आई होप आपको बेसिक क्वेश्चन का आइडिया मिल गया। कुछ नहीं करना, जो जरूरत हो वैसे अपन लिखते हैं। ठीक है यार, तुम कितने गधे हो सकते हो। जब मैं बोल रहा हूं कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटानी है तो तुम्हें वो भी नहीं आ रहा कि अभी तक, फिर बोलते हो, फिर तभी गुस्सा आता है कि है ना सर वो टेढ़ा होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। अभी मूर्खो, तुम्हें अभी तक ये नहीं आ रहा। घटाना नहीं आ रहा तुम्हें। V2 का स्क्वायर, हाँ V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर वो ठीक है,
V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। एक बच्चा बोला सर ये घटाया कैसे, ये कैसे हुआ, इसमें से ये होगा कि नहीं होगा? अबे मूर्खों, दूसरे में से पहली घटा रहे हो तो 2h म्यू में से h म्यू घटाओगे तो क्या बनेगा, h म्यू। 5 में से 5 घटाओगे तो 0। फिर इसमें से घटाओगे ना, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V स्क्वायर, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V स्क्वायर। कॉमन लिया तो हाफ एम ये V2 स्क्वायर और ये कितना V1 स्क्वायर, तो वो तो आ गया जो भी था। ठीक है, हाँ विलोपन विधि, वो भी सही बात है, विलोपन विधि है ना एक दूसरे। चलो तो आई होप ऐसा कर लोगे। तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से पहले उसको कर लें, फिर मैं क्वेश्चन और बना के दूंगा आपको। ठीक है, कहाँ गए भाई क्वेश्चन? ठीक है, बताते जाना, ये टाइम पास। कार्यफलन इतना देय आवृत्ति की तो कर चुके हैं, ये कर चुके, कार्यफलन देय आवृत्ति कर चुके हैं, आगे बढ़ो। ये भी कर चुके हैं अपन, कल कर चुके हैं शायद, कल वाले क्वेश्चन आ गए वापस से, कल वाले क्वेश्चन है, मैं आगे इसको स्किप कर देता हूं। चलो ठीक है, यहां से करो। देखो बच्चों, किसी सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। बहुत बढ़िया। तो जो इलेक्ट्रॉन, अरे सतह पर प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, बिल्कुल। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कमेंट करोगी? क्या इसकी रेंज होती है? कहां से कहां तक? 0 से मैक्सिमम। इसकी रेंज होती है 0 से मैक्सिमम का मान 1 अधिकतम के बराबर है, उससे कम होता है, निर्भर नहीं करता। 1 अधिकतम ऊर्जा के बराबर, हाँ सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, अधिकतम से कम होता है। अच्छा मैं आपको एक रीजन बताऊं बच्चों, ये क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सतह पर इलेक्ट्रॉन डाला, ये सतह है, इस पर लाइट डाली, ये लाइट, ये सतह पर अपन ने लाइट डाली। सतह पर लाइट डालने के बाद इससे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी किसी की 0, किसी की मैक्सिमम। इसका एक और रीजन समझो, आपको अच्छा आनंद प्राप्त होगा। ध्यान से समझना, ये कोई एटम है, इसमें बीच में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर इस कक्षा में घूम रहे हैं। बच्चों इसमें एक कक्षा नहीं, बहुत सारी कक्षा है, अंदर बाहर सब जगह कक्षा ही कक्षा है, बहुत सारी। इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर भी है, इलेक्ट्रॉन बाहर भी है, सबसे बाहर भी है और सबसे अंदर भी, सब जगह इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं घूम रहा है। ध्यान से समझना पड़ेगा, सब जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, कंटिन्यू घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। मेरा फोटोन कहां से आया मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आया हो सकता है मेरा फोटोन आके इससे टकराए, तो भैया ये सबसे बाहर का था, फोटोन आके बाहर वाले को ही उठा के ले गया, तो भैया इसकी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसको बाहर लाने में तो खर्चा हुआ ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हो सकता है मेरा फोटोन वो आए और उसकी किस्मत खराब हो और वो अंदर वाले से टकराए, जितने गहराई से आप उठा के लेके आओगे उसको लाने में उतना ही खर्चा ज्यादा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होगी। हो सकता है बाहर आते आते इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए और इसकी काइनेटिक एनर्जी या तो 0 हो या मिनिमम हो या 0 हो, जो भी अपन कहें। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आने वाला फोटोन किससे टकराएगा हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है वो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन से टकराए, या हो सकता है वो अंदर के से टकराए। तो बाहर के से टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कम खर्चे में बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और बिल्कुल अंदर से टकराएगा तो उसकी कम होगी। हो सकता है उसके अंदर भी हजारों ऑप्शन है, ये वाला, हजारों ऑप्शन है। तो कॉमन सेंस बोलता है हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे है, अलग अलग तरीके से मोशन कर रहा है, उसको लाने में खर्चा अलग अलग होता है, इसीलिए उसके बाहर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई? मतलब ये सब हटा के मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज से सिखाया आंसर, भाड़ में जाए मॉडर्न फिजिक्स।
मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले बच्चों को भी समझा सकता हूँ कि देखो बच्चों, हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर उसकी एनर्जी अलग अलग होगी, इसके लिए कोई जरूरत नहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने की। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? मतलब पहले चैप्टर से हट के सोचा अपन ने, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सोचना इसके लिए। अब अगर ये आ गई तो फिर और अच्छी बात बताऊंगा, पता चला ये नहीं आई और मैं बता रहा हूँ ज्यादा हीरो बनने के लिए। आ गई भैया ये, चलिए बहुत सुंदर आ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। एक और बात, अच्छा इसका आंसर आ गया ना, चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद यहाँ जगह पे बात करूंगा। जब प्रकाश सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इन इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा नहीं निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती? तो भैया इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मैं तो फटाफट फॉर्मूला लिखूंगा, मुझे नहीं आता भैया, के मैक्स। तो ये भैया आवृत्ति पर निर्भर करती है और ये इसके कार्यफलन पर निर्भर करती है। निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती? तरंग की लंबाई पर नहीं करती है यार, क्योंकि आवृत्ति, अरे ये hc/λ भी तो होता है, तो इस पर तो करती है। आवृत्ति पर भी करती है, पदार्थ पर भी करती है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती यार, तीव्रता पर थोड़ी निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती। आप तीव्रता कितनी बढ़ा लो, अगर आवृत्ति सही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। चलिए, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब एक सुंदर बहुत बढ़िया, मतलब 50,000 का क्वेश्चन है, उसका आंसर समझना या कॉन्सेप्ट समझना। ये भी कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन इतनी सुंदर चीज है कि मैं चाहता हूं पूछे। सोचो बुद्धि लगा के, अगर इस पदार्थ का कार्यफलन फाई बराबर 50 है, मान लो 50 है, 50 जूल है। कार्यफलन का अर्थ होता है बच्चों सतह के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। कार्यफलन सतह से डिफाइंड होता है, सतह से, अंदर से नहीं हो सकता, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह से बंधा है, तो भैया कार्यफलन को कभी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। हमने सोचा कि चलो यार सतह के लो, एक आधार बनाओ सॉरी एक आधार बनाओ सतह को, कि भैया सतह के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ऐसे तो कभी रूल ही नहीं बन पाएंगे, तो कुछ बनाने के लिए हमने कहा सतह के लो यार। सतह के हिसाब से अपन ने काम कर दिया, बहुत बढ़िया, मजा आया अपन को यार। मैंने कहा आने वाले फोटोन की ऊर्जा, E बराबर मान लो 5000 जूल है। तो मेरा प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा ही करेगा 100%, क्या ये सत्य है? करेगा ही करेगा 100%, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा ही करेगा। क्या ये सत्य है कि असत्य है? ट्रू या फॉल्स? अरे आने वाले की एनर्जी है, करेगा ही करेगा 100%, क्या ये सत्य है? जो फॉल्स कहता है वो रीजन भी बताए। ट्रू कहना तो लॉजिकल है, फॉल्स वाला कोई रीजन बताना चाहता है? फॉल्स वाला कोई रीजन बताना चाहते, जल्दी बताओ। तो आंसर है फॉल्स। करेगा ही करेगा इस गलत। करेगा तब जब ये फोटोन इससे टकराए। हो सकता है ये फोटोन ऐसे करके निकल जाए, ऊर्जा थी लेकिन ऐसे करके निकल गया, किसी से टकराया नहीं, तो क्या खाक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा? बहुत बढ़िया सिद्धू बाजी, क्योंकि अंदर वाले से भी टकरा सकता है। बिल्कुल सिद्धू, ऐसे सोच, हो सकता है किसी से टकराए ना, है ना? लोकेशन, वेरी गुड, जितेंद्र ने सही आंसर दिया, नॉट डिफाइन कंफर्म लोकेशन। चलो छोड़ो, अरे हो सकता है कि ऐसे टकरा जाए, किसी से टकरा ही ना जीवन में, उसको पता ही ना चले कुछ हुआ। तो याद रखो, बहुत पहले सब 5,000 पहले फोन पे करो जल्दी यार। तुम लोग इतने बड़ी बात बता रहा हूँ, तुम्हें बस फ्री में ले जा रहे हो। कर दो फटाफट से मेरे फोन नंबर पे, सब 5,000 भेजो मुझे। मैं बात बताते जाता हूँ और तुम मजे लेते जाते हो।
चलो फिर उसके बाद ही बताऊंगा मैं। पे कर दिया भाई, ठीक है। कमलेश ने पे कर दिया, शिवम ने पे कर दिया, तलीम ने ज्यादा कर दिया। चलो ठीक है ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्या सबका ज्यादा कर दिया, तो फिर मैं इतना लालची भी नहीं बनूंगा। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। चलो ठीक है भाई, कर दिया। अब देखो ध्यान से, सुनो अब ध्यान से, और इस बात को लिख भी लेना अपने शब्दों में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहे कार्यफलन से कितनी ही ज्यादा हो, कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही होगा, इसकी कभी गारंटी नहीं होती। प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे नहीं है, वो घूम रहे हैं कंटिन्यू। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है और वो पक्का पास में आके निकल जाए, ये संभावना भी होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो सकता है, हो सकता है, सही है। लेकिन मतलब करेगा ही करेगा, 100% दादागिरी किसी की नहीं चलती। चाहे आप दुनिया की सबसे, चाहे आप ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, फोटोन तो छोड़ो, ब्रह्मास्त्र छोड़ दो और कह दो कि ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे ताकतवर एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा? आंसर है कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो टकराए भी ना, संभावना है, लेकिन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है। संभावना है, गारंटी कभी नहीं होती। भविष्य में इसमें एक और अच्छी बात है, उसको बाद में बताऊंगा, वो भी आप नहीं समझ पाओगे। वो न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी में बताऊंगा कि ये एक और कारनामा करता है, एक नहीं 2 कारनामे करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, PEE हो सकता है सही होता है, करेगा ही करेगा। कि अरे भैया ऋतिक रोशन भी आ जाए, वो जिस लड़की को बोलेगा कोई संभावना नहीं कि इंडियन लड़की शादी करेगी यार, कोई जरूरत नहीं है। आ गया उसके दिमाग में, नहीं करनी तो नहीं करनी, क्या करेगा कोई के पिताजी? अरे समझ रहे हो, हमेशा नहीं बोल सकते कि ऋतिक दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है तो उससे शादी करेगी ही करेगी। अरे भारतीय लड़कियां नहीं देखी उसने, चल हट, नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई कारण नहीं है नहीं करने का, बस नहीं करनी तो नहीं करनी। होता है ना ऐसा? क्या कारण है, क्यों मुझे रिजेक्ट कर दिया? अबे कर दिया तो कर दिया, नहीं करनी तो नहीं करनी। तो इंडिया है, ये वाली बात है। यहां तो ये इंडिया हो चाहे विदेश हो, कॉमन बात है, नहीं करनी तो नहीं करनी। तो इसी प्रकार, हालांकि यहां तो लॉजिक समझा दिया मैंने, भाव में मत जाना। चलिए, तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो ये लो, अब ये प्रॉपर क्वेश्चंस है, इनको करते जाओ देख देख कर और मुझे आंसर बताते जाओ। देखते जाओ, समझाने का स्टाइल क्या, करते जाओ, ठीक है, करते जाओ। साइमा अब्बासी ने बहुत दिनों बाद 5,000 रुपए निकाले, ये भाग गई थी क्या साइमा? दिख नहीं तो आजकल। चलिए, चलो अरे आंसर क्या, सोडियम की सतह को इतने प्रकाश से आलोकित करते हैं, सोडियम की कार्यफलन इतना है, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम, अबे न्यूनतम तो 0 होती है यार, रेंज होती है ना 0 से मैक्सिमम, तो मिनिमम कितना? 0, मिनिमम 0, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा है। एक वर्णीय प्रकाश का बिंदु स्रोत एक विद्युत सेल से इतनी दूरी पर रखा है, निरोधी विभव और संतत धारा का मान इतना इतना है, वही स्रोत प्रकाश विद्युत सेल से इतनी दूरी पर रखा जाता है, तो क्या होगा? चलो देखो, पहले फोटो बनाओ, फिजिक्स में कुछ भी करने से पहले फोटो बनाओ, तब क्वेश्चन हो जाएगा। सोर्स, ये स्रोत रखा है भैया 0.2 मीटर पे, तो 0.2 मीटर पे कुछ ना कुछ होगा, मुझे क्या पता है सेल क्या होता है? सर ये प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? भैया मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ ये पता है कि भैया यहां से स्रोत है तो लाइट तो जाएगी और ये टकराएगी, मतलब ये जो भी है ये लक्ष्य है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं ये समझ गया कि जो भी है ना ये लक्ष्य है, मतलब इस पर टकरा रहा है लाइन। निरोधी विभव संतत धारा का मान, निरोधी विभव V0 जो कि इस लक्ष्य पर ही निर्भर करता है, 0.6 वोल्ट है, और संतृप्त धारा का मान RI बराबर 18 मिली एम्पियर है। बहुत बढ़िया। स्रोत की दूरी 0.6 कर दी। चलो स्रोत जो है, स्रोत
उसकी दूरी को आज 0.6 मीटर कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। तो लक्ष्य तो वही है ना, सेम। यार एक बार बताओ, लक्ष्य सेम है, लक्ष्य सेम है तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया इसका कार्यफलन फाई था तो इसका भी फाई होगा, क्योंकि लक्ष्य तो सेम है भैया, लक्ष्य तो सेम है। तो निरोधी विभव इतना होगा, इतना होगा संतप्त धारा, इतना होगा संतप्त धारा, उतना होगा। ठीक है भैया, निरोधी विभव कितना होगा? चलिए एक बात बताओ, स्रोत समीकरण लिखो। मान लो इसमें hν ऊर्जा का फोटोन निकाला तो इसने भी hν का ही निकाला, सेम स्रोत था। बच्चों समीकरण देखो, hν बराबर 5 प्लस अब kmax को मैंने eV0 लिख दिया। अरे मेरे लाल, kmax को मैं eV0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। चाहे स्रोत दूर हो या पास हो, म्यू तो सेम रहेगा। दूर हो या पास हो, फाई भी सेम रहेगा। तो भैया फिर तो ये भी तो सेम रहना चाहिए, ये भी तो सेम रहना चाहिए। कि निरोधी विभव पहले में 0.6 था तो भैया बाद में भी 0.6 से रहना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। लॉजिक से देखो, ऐसे नहीं जबरदस्ती कर रहा हूं। समीकरण ये होती है, स्रोत तो स्रोत है, दूरी बढ़ने से म्यू तो बढ़ता नहीं है, म्यू सेम फाई सेम, तो भैया V0 भी सेम होना चाहिए। तो आंसर आ गया भैया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। संतृप्त धारा, अब सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, ये तो मुझे पता है कि संतृप्त धारा तो बदलेगी, दूरी बढ़ने से धारा बढ़ती है, अपन ने पढ़ा था। तो इसमें धारा कितनी थी? 18 एम्पियर है। या सिंगल चॉइस क्वेश्चन का आंसर तो एक ही हो सकता है। जब मुझे पता चल गया सेकंड आंसर सही है, इसका मतलब तीसरा और चौथा शायद मैच नहीं कर रहा होगा। चलो अपन निकाल तो सकते हैं। आप कह रहे दूरी बदलने वाला क्वेश्चन अपन ने किया था और अपना फॉर्मूला आया था I1/I2 बराबर x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको x1 मान लूं तो ये 3 गुना है, ये 3x1 बन गया। अगर इसे x1 माना जाए तो इसको 3x1 मान सकते हैं। पुट करके देख लो, I1 का मान कितना दे रखा है? 18। मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूं, I का मान 18 बटे I2 बराबर x2 का स्क्वायर, मतलब 3x1 का स्क्वायर बटे x1 का स्क्वायर। तो I2 का मान आ गया 2 मिली एम्पियर, जो किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए संतृप्त धारा वाला ऑप्शन अपन ने टिक नहीं किया। ठीक है। अब शिवम तेरा नेट नहीं चल रहा है तो भैया उसमें मैं क्या करूं? मैं रिचार्ज करा दूं यार। शिवम नंबर दे दे यार, शिवम प्लीज भाई, शिवम नंबर दे दे, रिचार्ज करा देता हूं। फिर तो और नेटफ्लिक्स देखना और मूवी देखना, फिर और रिचार्ज करा दूंगा। अपने जीवन का लक्ष्य बना लूंगा तेरा रिचार्ज कराना, तो मूवी देखता रहना, वेब सीरीज देखता रहना। हो गया भाई लोग सबका? तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन बहुत है अपने पास। सोचने के तरीके बस ऐसे रहेंगे, बस देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ है, तो मैं पहले इसको ढंग से बना लेता हूं। निरोधी विभव मतलब V0 और आवृत्ति, ये आवृत्ति। यार आवृत्ति के मिनिमम मान को क्या बोलते हैं? आवृत्ति के मिनिमम को दहलीय आवृत्ति बोलते हैं। मतलब ये दहलीय आवृत्ति है A की और ये दहलीय आवृत्ति है B की। और दहलीय आवृत्ति का संबंध कार्यफलन से होता है, तो कार्यफलन फाई A बराबर h/μ0 A होता है। आपको पता है इधर आवृत्ति बढ़ रही है, मतलब इधर कार्यफलन बढ़ रहा है, तो B का कार्यफलन ज्यादा है, A का कार्यफलन B के कार्यफलन से कम है। B ऑप्शन सही है। B का कार्यफलन के मान से कम है A का कार्यफलन, सही बात है। देखो A पहले पास आ रहा है, वो दूर है, दूर है मतलब वो ज्यादा है, फाई B ज्यादा है फाई A से, है ना, ये ज्यादा है ना।
फाई बी ज्यादा होगा फाई ए से, ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन में। कल मैंने ग्राफ बताया था, सबसे बड़ी बात मैंने कल ग्राफ बताया था, आपसे आशा थी कि आपने ग्राफ पढ़ा होगा, याद किया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये आप कर लेना। दूरी वाला क्वेश्चन अभी अभी कराया मैंने। डी दूरी थी, डी बाई 2 कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन फर्स्ट केस बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन सेकंड केस बराबर x2 का स्क्वायर बटे x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? d बाई 2 का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर बराबर 1/4। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेकंड केस में हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन फर्स्ट केस की 4 गुनी हो जाएगी क्या? हाँ 4 गुनी हो जाएगी। करा दिया आई होप, ठीक है। 1 2 तो 2/1 सही है। इसको अपन I1 लिख सकते थे बटे I2 लिख सकते थे। चलिए बहुत हो गया। एक मीटर दूर मीटर, ये कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन अब जरूरत नहीं है ना। चलिए बच्चों, इसमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा, क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा मैं तो ग्राफ देख के ऑप्शन पढ़ रहा हूं। ये बोला तीव्रता भिन्न भिन्न है, प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न है, सही लग रहा है। तीव्रता समान है, ये गलत है। साफ साफ दिख रहा है ऊपर नीचे है। तीव्रता धारा के समानुपाती होती है, जिस एक ही धारा ज्यादा मतलब एक ही तीव्रता ज्यादा है। और अच्छा ध्यान से समझना, चाहे तो आप पूरा पढ़ लो। 2 प्रकाश विद्युत सेल क्या होते हैं मुझे नहीं पता, कुछ होते होंगे, कोई पदार्थ होता होगा, कोई पदार्थ है, बस ये समझ में आएगा कोई पदार्थ है, वो है ए और बी। तो दोनों के लिए समान आवृत्ति का सेल प्रकाश गिराया जाता है, ठीक है भैया। मैंने ये देखा, उसने ये बोला है दोनों के कैथोड पदार्थ समान से बने हैं। उसने बोला ये तो गलत ही, इसको तो पढ़ना ही नहीं। दोनों के कैथोड पदार्थ समान पदार्थ तथा प्रकाश की तीव्रता दोनों ही भिन्न भिन्न है। मतलब दोनों के पदार्थ समान है या अलग अलग है, ये देखना है मुझे। ए और बी 2 पदार्थ हैं। ए की लाइट भी इस पे गिरी, ये ए पर भी लाइट गिरी, बी पर भी लाइट गिरी। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि ए पदार्थ है, बी पदार्थ है, दोनों के पदार्थ सेम है कि अलग अलग है, इस पे चर्चा करनी है। इस पे लाइट गिरी, इस पे लाइट गिरी, है ना। ये भी म्यू की गिरी, ये भी म्यू की गिरी। ग्राफ से पता लगाना है। बच्चों ध्यान से देखो, दोनों का क्या सेम है? दोनों का ऋणात्मक स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब अपन बात करें, उसने अपन को बोला है समान आवृत्ति का, दोनों का म्यू सेम है, दोनों का म्यू सेम है। चलिए समीकरण होती है एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स, ठीक है। दोनों का ये सेम है क्योंकि उसने दे रखा है। यार के मैक्स तो ईवी नॉट होता है, जब वी नॉट सेम है तो ईवी नॉट भी सेम होगा। इसका मतलब दोनों का फाई भी सेम होगा। जब ये दे रखा है सेम है, ये के मैक्स वहां से समझ में आ गया, वी नॉट निरोधी विभव का संबंध के मैक्स से होता है, ये सेम मतलब ये भी सेम होगा। मतलब मुझे समझ में आ गया दोनों का पदार्थ सेम है लेकिन तीव्रता भिन्न भिन्न है। तो भैया पहला ऑप्शन सही है, समान पदार्थ से बने हैं, पदार्थ सेम है, तीव्रता भिन्न भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसे विचार प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अगर आप कल पढ़ के आए हो, कल जो पढ़ाया था तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे, बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे अगर पता होगा तो।
ए और बी जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन ऊपर है, मतलब वहाँ तीव्रता ज्यादा होगी तभी तो धारा ज्यादा है। और बाकी समीकरण लिखने से समझ में आया, देखने से कुछ समझ में नहीं आया। एच न्यू लिखा, दोनों का आवृत्ति समान थी तो एच न्यू सेम हो गया, वी नॉट सेम है तो के मैक्स सेम हो गया तो फाइव सेम हो गया अपने आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसीमा आवृत्ति अब ये अवसीमा आवृत्ति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लैंग्वेज से समझ सकता हूं। अवसीमा कोई आवृत्ति होती होगी से अधिक आवृत्ति के प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुपाती होती है। मतलब ये दहलीज की बात ही कर रहा है, दहलीज से अधिक। भाई इलेक्ट्रॉन तो तभी उत्पन्न होगा ना दहलीज से ज्यादा करोगे। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके अनुपाती होती है? यार आई का चक्कर तो आई से चल रहा है यार भैया, तीव्रता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है धारा की, और धारा समानुपाती होती है तीव्रता की। आई का चक्कर आई से चल रहा है। अबे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का काम फॉर्मूला है तेरे पास, ये तो अनशन आंसर दे रहा है कौन है? अंचल यूपी। इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती होगी धारा की, और धारा समानुपाती होगी तीव्रता की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझना लैंग्वेज। अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कब? जब इस पर इतना फोटोन डालते हैं, मतलब ये एच न्यू बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और के मैक्स बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निरोधी विभव का मान पूछा है, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, निरोधी विभव का मान क्या होता है? क्या के मैक्स को ही ईवी नॉट लिख देते हैं? के मैक्स जो है उसी को ईवी नॉट लिखते हैं, ई से ई कैंसिल हो गया तो वी नॉट बराबर 4। इसकी जरूरत ही नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाऊंगा। यदि नोट करना है इस बात को, ये अभी तो काम नहीं आ रही भले ही, लेकिन बाद में बहुत काम आएगी। यदि ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वोल्टता x वोल्ट है। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में से E हटाओ वोल्टेज पाओ। क्या ये फंडा सीख पा रहे हो आप? E हटाओ वोल्टेज पाओ, E हटाओ वोल्टेज पाओ। या फिर वोल्टता बराबर x है तो ऊर्जा क्या लिखोगे? E लगा दो बस, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए बात चल रही है, ऐसा नहीं किसी के लिए भी चल रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात चल रही है। ये मंत्र याद रखना सब। E हटाओ वोल्टेज पाओ, E हटाओ वोल्टेज पाओ, ये मंत्र याद रखना आप। तो क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है। एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज दे रखा तो ई चिपका दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल, किसकी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी।
अब अगर ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एक अजीब से क्वेश्चन का आंसर देना। इस क्वेश्चन को अभी मत करो, पहले इसका आंसर दो। कौन बच्चा मुझे बताएगा हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यार, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अरे 13.6, हाँ 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस को हटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कितने वोल्ट से बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से त्वरित किया गया होगा? इस इलेक्ट्रॉन का त्वरित वोल्टेज बताओ, कितने वोल्टेज से त्वरित किया होगा कि ये घूम रहा है? ऊर्जा इतनी है, सही बात है। इस बस सिंपल, ई हटाओ वोल्टेज पाओ। सर इसको 13.6 वोल्ट से भगवान ने त्वरित किया होगा, इसीलिए आज तक इस कक्षा में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घूम रहा है। भगवान ने हर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट से त्वरित किया गया होगा, तभी ये इतनी ऊर्जा के साथ आज तक घूम रहा है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? प्रांजल वैष्णव, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई तुझे गधे? अबे इसमें शर्म आनी चाहिए तुझे। के मैक्स जब दे रखा है, ये रहा के मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें निरोधी विभव वोल्टेज कितना है? निरोधी विभव मतलब वोल्टेज कितना है? तो भैया निरोध के मैक्स का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, ई से ई कट गया तो वी नॉट बराबर कितना आया? 4 वोल्ट। तो यही तो निरोधी है गधे, क्या नहीं है इसमें? लग नहीं रहा तू पढ़ रहा है? इससे पहले वाला, ये वाला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सतह पर फोटोन गिरे, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इनकी संख्या उतनी ज्यादा धारा होगी, और धारा समानुपाती होती है तीव्रता के। ये तो कल बताया था मैंने, कल बताया था। फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन निकले, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो धारा होती है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने चलेंगे, उतनी धारा होगी। धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समानुपाती होती है? बोले इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती आई, समानुपाती आई। तो पढ़ नहीं रहा है इसका मतलब, तुम्हें इसमें डाउट आ रहा है तो बिना पढ़े आओगे तो फिर सुनोगे। लिखा है, ये नोट करके एक लिखा है था मैंने। चलो अब मुझे नहीं बताना तुझे। चलो बच्चे ध्यान दो, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं समझ गया कि तू पढ़ने वाला बच्चा है नहीं। चलो ये हो गया। चलो क्वेश्चन को कर दो फटाफट से। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य इतनी है, तो इतने नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बच्चों ध्यान देना, मैं करवा रहा हूं साथ में, मेरे साथ में करना है इसको, मन से मत करना यार। अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या समझ रहे? दैली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर 200 नैनोमीटर है, और 200 नैनोमीटर को आप 2000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। सिखाया मैंने नैनो को। अरे नैनो को एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 से गुणा करके। ठीक है प्रांजल, आ गया। चलिए 100 नैनोमीटर विकिरण मतलब ये आपतित प्रकाश की विकिरण है, आपतित फोटोन की विकिरण है। कितनी है? लैम्डा बराबर 100 नैनोमीटर बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम। चलिए तो
तो समीकरण लिखते हैं एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स। के मैक्स चाहिए, चलो ठीक है। आज लेमडा की बात चली है तो मैं समीकरण को लिखूंगा एच सी अपॉन लेमडा बराबर एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस के मैक्स, क्योंकि ये समीकरण क्वेश्चन में ऐसी बात की गई है अपन से। चलिए देखते जाओ। लेमडा का मान एंगस्ट्रॉम में क्यों लिखा है आपको पता है? ताकि मैं 12400 बटे, अरे ये तो एच सी अपॉन लेमडा, क्या इस फॉर्मूले में 12400 यूज हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो लेमडा कितनी है, कहाँ गई? 1000, तो 1000 बराबर 12400 बटे लेमडा नॉट है 2000, ये इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस कितना के मैक्स। ये आंसर किस में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया तो 2 माइनस 1, क्या आप कर पा रहे हो क्या? 12400 1/1000 माइनस 1/2000 बराबर के मैक्स। एक बटा 2000 में से 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है। ये जो आंसर आया किसमें था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। सॉल्व कर लिया। अब गुणा भाग ना है तो फिर गारंटी नहीं है भैया हमारी। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है। इस क्वेश्चन की कमी थी कि भैया दोनों लैम्डा दे दे तो भी कर सकते हैं हम। बच्चों थोड़ा सोचो, अगर वो लैम्डा की जगह आवृत्ति देता, म्यू दे देता, म्यू नॉट दे देता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और दहली आवृत्ति, क्या तब भी ऐसे ही सॉल्व करते? क्या तब भी ऐसे ही सॉल्व करते? फील करो, क्वेश्चन में यही है और कुछ भी नहीं है। लैम्डा दे दे दोनों का या दोनों का आवृत्ति दे दे, चलिए सबको आगे बढ़िया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक बढ़िया प्रश्न पूछूं? चलो मैं इसमें एक अच्छा प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से देखना। इसको अभी छोड़ दो, है ना, इसको अभी छोड़ दो, अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये सब मैं लिखा रहा हूं। पिछले प्रश्न में पहला पार्ट, निरोधी विभव बताओ। दूसरा पार्ट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो भैया इलेक्ट्रॉन की के मैक्स है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव कैसे आएगा? ई हटाओ, वोल्टेज पाओ। इसको सॉल्व करते हैं। के मैक्स बराबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ई वी नॉट। ई से ई कटो, लेकिन आप इतना मत सोचो, आप तो सीधे याद रखो 6.2 वोल्ट। ई हटाओ, वोल्टेज पाओ। कौन सा वोल्टेज? निरोधी विभव। ये तो निरोधी है, जो भी पूछे वो चाहे त्वरक वोल्टेज हो चाहे निरोधी हो, उसका नाम चेंज हो जाएगा लेकिन वो होगा वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जो के मैक्स है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या उसे मैं हाफ mv² नहीं लिख सकता क्या? अब थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, भाव में मत आ जाना। 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल में कन्वर्ट कर दो, बराबर हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू v²। हो सकता है कैलकुलेशन टफ हो, लेकिन कैलकुलेशन देखना हमारा उद्देश्य नहीं है। मुझे तो समझाना है कि ऐसे आएगा, इससे v आ जाएगा, जो भी आना होगा, मुझे मतलब नहीं है कैलकुलेशन टफ है कि इजी है।
एग्जाम एग्जाम है, गणित गणित है भैया, इसलिए बोलते हैं 12 साल में जो गणित पढ़ी है वो काम आती है। फिलहाल सिद्धांत सिखाना मेरा काम है, इससे वी निकल जाएगा। अब गणित मत देखो, बस फिजिक्स समझो। मैं एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं ताकि कम समय में अपन बहुत सारी बातें सीख लें। जितना पढ़ा दिया उससे आप इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन कर सकते हो। इसके एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो कि केमिस्ट्री से जैसे होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन वहां से इधर आया, उसका निरोधी विभव इतना है, तो ये बताओ। जब इसमें हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। उन क्वेश्चन को छोड़कर आप इस तरह की लैंग्वेज वाले किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु वाले, जब किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आए ना कि अरे क्या ही है, तो उसको छोड़ दो। हाइड्रोजन परमाणु वाली लैंग्वेज जो आएगी उस क्वेश्चन को अभी नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली हर क्वेश्चन में नहीं होगा, 80% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलो, अब ये जो ग्राफ की बात थी, इस ग्राफ को मुझे सिखाना है आपको, तो मुझे बहुत मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन करने से पहले इन क्वेश्चन को देख लेना, अभी छुट्टी नहीं कर रहा हूं मैं। है ना क्वेश्चन? दीक्षा वेरी गुड, है ना, कॉन्फिडेंस तो आएगा। अब ये जो ग्राफ है इनको मैं करा देता हूं इन क्वेश्चन से पहले। ये जो जगह थी मैंने इसलिए छोड़ी थी, ठीक है, ये कर लिया। अब यहां पे ग्राफ की बात कर लेता हूं मैं। ग्राफ्स क्या ग्राफ है? समीकरण क्या है? एच न्यू बराबर फाई प्लस क्या KMax, फाई प्लस, अब कुछ भी लिख दो यार, अब तुम्हें आदत होनी चाहिए, KMax, ठीक है। चलिए, उसने बोला इस समीकरण को कैसे लिख दूं? एच न्यू बराबर 5 प्लस EV नॉट, 5 प्लस EV नॉट, 5 प्लस EV नॉट, ठीक है। उसने बोला ग्राफ बनाओ। पहला, आवृत्ति व देली आवृत्ति, चलो छोड़ो, आवृत्ति व देली आवृत्ति का ग्राफ बनाओ। चलो देखो, तुम ट्राई करो यार, देखें तुम्हें क्या आता है। चलो सोचो, बनाओ इसमें आवृत्ति और देली आवृत्ति का ग्राफ बनाओ, देखे तुम क्या करते हो। मुझे ये बता देना उस ग्राफ का स्लोप क्या आया। आवृत्ति और देली आवृत्ति का ग्राफ तो तुम बना दो, उस ग्राफ का स्लोप क्या आया ये मुझे बता देना बस तुम तो। चलिए, क्या तुम बना पाए? सो कर रहा हूँ क्या वैसे मैं? ये तो ऐसे दे दिया मैंने, ऐसे दे दिया। चलो तुम अपने आप से चेक करना, ये तो आपने कर लिया, इसको आप खुद से चेक करना। मैं आपको स्टैंडर्ड वो करवाता हूँ, ये स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन बनाने में बना सकते हो आप। स्टैंडर्ड जो होते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो है KEMax का ग्राफ आवृत्ति के साथ, ये स्टैंडर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। तरीका मैं बता देता हूं, आप खुद से चेक कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये है, मान लो अपने पास ये लिखना है अपन को। तो सबसे पहले जो पहला लिखा होता है वो होता है y,
और जूसा लिखा होता है वो होता है एक्स। स्टैंडर्ड तरीका है। पहले समीकरण को उस रूप में लिखो। किस रूप में? y बराबर एम एक्स प्लस सी रूप में लिखो। तो के मैक्स को इधर शिफ्ट करो या इसको शिफ्ट करो, जैसे बोल दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, के मैक्स बराबर फाइव को इधर ले जाओ, एच न्यू माइनस फाइव को इधर ले गए तो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव। अब इसको तुलना करो, ये हो गया y बराबर, ये हो गया m, ये हो गया x और प्लस c का मान कितना हो गया? माइनस का 5। c का मान कितना हो गया? माइनस का 5। चलिए m कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। c कैसा आ रहा है? नेगेटिव। चलिए तो ग्राफ आपको आना चाहिए बच्चों। m पॉजिटिव है। अच्छा किसका ग्राफ था ये? के मैक्स। तो ये के मैक्स, ये आवृत्ति यहाँ पे लिखो और ये ग्राफ ऐसा आएगा कि डॉट 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 डॉट। आपको पता है बच्चों c क्या होता है? y अक्ष पर अंतखंड जो नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है। क्या मान है इसका? इसका मान है 5। इसका मान है 5। m क्या है? h। मतलब अगर ये थीटा कोण है तो m बराबर है tan थीटा जो कि h के बराबर है। मतलब k मैक्स और आवृत्ति के ग्राफ का स्लोप h के बराबर होता है। ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। यह इसका अंतखंड कार्यफलन के बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। चलो दूसरा ट्राई करना। V नॉट वर्सेस आवृत्ति। V नॉट समझ में आया? निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ। निरोधी और आवृत्ति, ये स्टैंडर्ड है। बाकी ऐसा नहीं कि रट लो आप, रटना नहीं है, समझना है, कुछ भी पूछ सकता है वो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ, याद रखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, ये दिया रखा है उसने क्वेश्चन। चलो तो अपन फिर से बात करते हैं। तो फिर से मैं समीकरण लिखता हूं, के मैक्स बराबर, इस पे ध्यान दो अब, एच न्यू माइनस 5। आज मुझे वी नॉट चाहिए तो के मैक्स को मैं लिख दूंगा ई वी नॉट बराबर बराबर एच न्यू माइनस 5। ई को शिफ्ट कर दो, वी नॉट बराबर एच न्यू बटा ई माइनस 5 बटा ई, 5 बटा ई। ये हो गया y बराबर, ये है बच्चों m, और ये बन गया x प्लस c का मान ये रहा। फिर से मुझे दिखा m है पॉजिटिव और c है नेगेटिव। ग्राफ तो वैसा ही बनेगा, ग्राफ तो वैसा ही बनेगा अभी भी। ये ग्राफ यहाँ पे ये पहला वाला y होता है, दूसरा वाला x होता है, ये लो। ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, अंतखंड नेगेटिव है इसलिए ऐसा बनाया मैंने। इसका स्लोप जो है बच्चों, इसका m बराबर स्लोप tan थीटा बराबर किसके बराबर? h अपॉन ई के बराबर है, h अपॉन ई के बराबर है। तो ये तरीका है सिंपल, कोई खास बात नहीं है। ये ढाल जिसे आप बोलते हो, ढाल, बिल्कुल ढाल बोल सकते हो इसे, ढाल, ढाल जो भी है। तो इसका ढाल इसके बराबर है। इसके बारे में बात और भी करेंगे, अभी मैंने खत्म नहीं की है, मैं इस पे और भी बात करूंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, बस आप एक टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते। कौन से? कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा, तीसरी, ये छोड़ देना बस, बाकी सब आप कर सकते हो। अब इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ और क्वेश्चन करो। तो हालांकि मेरी तरफ से बात बाकी है नॉर्मल बच्चे के लिए। एक अच्छे बच्चे के लिए बात कहूं तो हाइड्रोजन परमाणु वाले क्वेश्चन के अलावा सब बच्चे तो कर सकता है। चलिए अगले 5 मिनट में मैं, क्योंकि संडे है तो मैं चाहता हूं कि संडे का अच्छे बच्चे कम से कम अच्छा यूज करें। बाकी तो क्या क्या करते हैं वो तो मैं बोल ही नहीं सकता।
अच्छे बच्चे संडे का अच्छा यूज करें। जब इसके क्वेश्चन आप देखेंगे, है ना, तो आपको दिखेगा बच्चों की इस क्वेश्चन के साथ एक चैप्टर होता है मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे, उसके क्वेश्चन मिक्स होते हैं, मतलब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाले क्वेश्चन मिक्स होते हैं। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाले क्वेश्चन भी आपको दिखते हैं। जब इसके क्वेश्चन आप देखोगे तो डी ब्रॉगली वाले साथ में दिखेंगे। तो ये क्या है, दोनों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर है ये, ठीक है, दोनों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर है ये। तो द्रव्य तरंगे क्या होती है, भाड़ में जाए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको केमिस्ट्री में सबको अच्छे से याद है। मैं आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का केवल फॉर्मूला बता रहा हूं। जब बच्चा इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन करना चाहे, वो क्वेश्चन लगा लेना, सब बन जाएंगे। बाकी जिसका थोड़ा ढक्कन ढीला है, जो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा, जो पढ़ता ही नहीं है, वो तो फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ना ही सही। अच्छे बच्चों के लिए मैं 5 मिनट ले रहा हूँ, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद तुम फ्री रहोगे हजारों क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h अपॉन पी। h का मान क्या है, वही प्लांक कांस्टेंट जो आप जानते हो, और p का मतलब है संवेग। बस खत्म। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। मान लो गौतम कुमार का वजन है 60 किलो, तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, h बटे द्रव्यमान। संवेग का मान क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। उसका द्रव्यमान 60 और वेग मान लो 10, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ये काम खत्म नहीं हुआ बच्चों। लैम्डा बराबर h अपॉन पी। पी का एक फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट 2m KEB होता है। चलिए कहां से आ गया, कहां से आगे का आंसर मैं अलग से दे दूंगा, बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने सुना होगा p²/2m। तो अगर सुना है तो p² का मान क्या हो गया, 2m के। अरे सुना है कि नहीं सुना, पहले बताओ। अरे मैंने ही पढ़ाया था यार आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड में ये फॉर्मूला बताया था यार मैंने। अब तो मैं बताऊंगा ही नहीं आपको। अरे मुझसे पढ़े हुए बच्चे हो, मैग्नेटिक फील्ड में याद आ रहा है तुम्हें बच्चों, ये पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था साक्षात। हाँ बोल दो जल्दी से, मेरा काम हो गया याद। मैंने मैग्नेटिक, अच्छा तो कोई बच्चे बताओ इसके बाद क्या लिखने वाला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है अंडर रूट 2m q डेल्टा v, त्वरक विभव के रूप में। त्वरक विभव बताया था मैंने बस। अच्छा एक और फॉर्मूला लिख सकता था मैं, मैं लिखता इसको लैम्डा बराबर h अपॉन पी बराबर h अपॉन एम वी। अरे मास इंटू वेलोसिटी, बेसिक फॉर्मूला तो लिखूंगा ना, मास इंटू वेलोसिटी। ये द्रव्यमान, ये वेग, ये द्रव्यमान और ये वेग। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने सिखाया था, बस यहां भी वैसा का वैसा है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन को लेके सिखाया गया था। त्रिज्या निकालने वाला क्वेश्चन था, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या था, mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। कभी पूछेगा इसका 2 कणों का वेग इतना इतना है, उसके डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का रेशियो बताओ, 2 कणों की काइनेटिक एनर्जी इतनी, रेशियो बताओ। ये त्वरक विभव बोलते हैं इसको। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रेशियो अनुपात वाले होते हैं जो आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। मैं सिखाऊंगा मंडे को, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, पढ़ते बच्चे, वो वाले इतना पढ़ने की बात कर सकते हैं यार, फिर क्या ही मतलब आया उनका समझदार होने का। अच्छा एक स्पेशल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेशल फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, वो उसका फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन
अंडर रूट वी। वी क्या है? त्वरक विभव, त्वरक विभव, त्वरक विभव। ये होता है भैया इतना। या फिर इसी का एक और रूप 150 बटे वी का अंडर रूट। अच्छे आंसर किस में आएगा? ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। मैं इसको थोड़ा मिटा के और दोबारा लिख दूं भले। 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, इतना एंगस्ट्रॉम। वी कहते हैं त्वरक विभव वोल्ट में। ये वी क्या है? त्वरक विभव वोल्ट में। केमिस्ट्री में पढ़ लिया, भगवान सुखी रखे तुम लोगों को। केमिस्ट्री में पढ़ लिया, तुम्हारे टीचर को भी सुखी रखे। बस डी ब्रोगली के क्वेश्चन जितने बन जाए कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं डी ब्रोगली के और इसके जो क्वेश्चन बचे हैं हाइड्रोजन परमाणु वाले वो कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में होपफुली अपन इससे मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो अच्छे बच्चे करना, बाकी लोग वेट करना। चलिए फॉर्मूले तो कम से कम फॉर्मूले तो सबको याद करना है, तुम कुछ भी हो, ठीक है ना। कम से कम फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और बचा है, अंडर रूट 2m kT, है ना। गैस के कण के लिए एक फॉर्मूला और होता है, याद कर, चलो याद तो करके आना। गैस के कण के लिए, गैसीय कणों के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चों H बराबर लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 3/2 kT 3m kT। T क्या है? ताप। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो फॉर्मूले याद रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे। इसका द्रव्यमान है, सब कांस्टेंट है, मतलब इतनी सी बात काम की है यहाँ पर। लैम्डा समानुपाती होता है 1 अपॉन अंडर रूट टी के। बस केल्विन में ताप लेते हैं, याद रखना, केल्विन में, ठीक है। और कुछ नहीं है बच्चों, सब इजी है। गैसीय कणों के लिए अलग फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग फॉर्मूला है, बाकी सब के लिए कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। के का मान का जरूरत नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूले से हो जाए अच्छी बात, नहीं हो तो कम से कम फॉर्मूले याद करके आना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।